स्टूडेंट एम के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक, हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। कारक को याद रखने का सही तरीका। कारक को याद रखने का सही तरीका। हम लोग तो पढ़ लेते हैं कारक, उसको रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिन रटते हैं, याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको ट्रिकली हम याद रखेंगे, ताकि हम उस चीज़ को भूल ना सके कभी भी। किसी भी एग्ज़ाम में हमें कारक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कारक के संबंधी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रश्न आते हैं, तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर पाएँ। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कारक किसे कहते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं कारक, तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे नहीं कि कारक किसे कहते हैं, तो हम कारक संबंधी किसी भी प्रश्न या किसी भी टॉपिक को हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमको क्या जानना है, कारक किसे कहते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बोला गया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले। उसका संबंध क्या हो, एक शब्द हो और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र का, ने और का, पिता ने पुत्र का, ये क्या करते हैं, दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। ऐसे शब्द क्या, ने हो या फिर का हो या के लिए हो, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, उसे कारक कहते हैं। दूसरा खास चीज ये है, हमें देखना होगा, कारक को दर्शाने के लिए, कारक को दर्शाने के लिए जिस विभक्तियों का उपयोग होता है, कारक को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, बोला क्या गया, कारक को दर्शाने के लिए यानी उसको दिखाने के लिए जिस विभक्तियों का, विभक्तियां मतलब क्या होता है, चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चिन्ह कैसे होते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। तो बोला गया, कारक को दर्शाने के लिए जिस विभक्तियों का उपयोग होता है, उसे कारक विभक्तियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कारक विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, यानी कारक चिन्ह कहते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, हमें पता चल गया कि कारक किसे कहते हैं और कारक विभक्तियां किसे कहते हैं, या कारक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। कारक चिन्ह पूछे तो भी वही बता सकते हैं, और कारक विभक्तियां पूछे तब भी हम यही बताएंगे। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बोला क्या गया कि कारक के कितने भेद होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग जब नजर दौड़ाएंगे तो बताया गया कि कारक के कितने भेद होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है आप लोगों के लिए कारक का नाम, और उसके साथ साथ उसका जो चिन्ह है वो भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक नाम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसका चिन्ह, जो अभी हम लोग विभक्तियां पढ़े थे, उसको भी देखते हुए जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए नंबर 1 पे कारक का भेद, पहला भेद जो है वो है कर्ता कारक। पहला भेद क्या है, कर्ता कारक है, जिसकी विभक्तियां देखो ब्रैकेट में दिया हुआ, कोष्टक में दिया हुआ, कोष्टक में दिया हुआ है ने, उसकी जो है कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। तो जहां पर एग्जाम में अगर किसी भी वाक्य में ने आता है तो हम उसे डायरेक्ट कह देंगे वो क्या है, कर्ता कारक है। खैर, अभी सिर्फ हम विभक्तियों को याद रखते हैं, आगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे किस तरह से जो है
हमारे स्कूल की परीक्षाओं में या फिर किसी भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उसका जवाब भी कैसे देना पड़ता है। तो पहला भेद क्या है, कर्ता कारक है जिसकी विभक्तियां ने है। दूसरा भेद है कर्म कारक और जिसकी विभक्तियां को है। तीसरा भेद है करण कारक जिसकी विभक्तियां दो है, से भी है और के द्वारा भी है। से का भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है और के द्वारा भी इस्तेमाल होता है। चौथी विभक्तियां क्या है, संप्रदान कारक। चौथी क्या है, संप्रदान कारक है जिसकी दो विभक्तियां हैं। संप्रदान कारक की दो विभक्तियां हैं, को भी है और के लिए भी है। को भी है और के लिए भी है। पांचवा अपादान कारक है। नंबर 5 में क्या है, अपादान कारक है जिसकी विभक्तियां से है, जिसकी चिन्ह क्या है, से है। नंबर 6 में क्या है, संबंध कारक जिसकी विभक्तियां बहुत सारे हैं, का, की, के, रा, री, रे आदि। कई तरह के बस संबंध दर्शाने के लिए बहुत तरह की विभक्तियों का हम उपयोग होता है, तो वो संबंध कारक कहलाते हैं। नंबर 7 में है स्टूडेंट्स अधिकरण कारक। नंबर 7 में अधिकरण कारक जिसके दो विभक्तियां चिन्ह है, में, पर। ओके। नंबर 8 में है संबोधन कारक। क्या है, संबोधन कारक जिसकी विभक्तियां हैं हे, रे, अरे, ओ आदि। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। हमें अच्छे तरीके से सारी विभक्तियां याद हो जानी चाहिए। ठीक है, सारी विभक्तियों को सही तरीके से हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कुछ विभक्तियां एक जैसी हैं, कुछ विभक्तियां, कुछ निशान क्या हैं, एक जैसे हैं। तो उनको कैसे समझेंगे हम लोग, जब आगे आएंगे तो समझ लेंगे। फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या बताया गया है कि देखो स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं हम लोग कर्म कारक में को है, संप्रदान कारक में भी को है। तो अगर को आ जाता है तो इसमें हमें समझना होगा कि ये जो को है किसके लिए इस्तेमाल में लाया गया है, करण के लिए लाया गया है, सॉरी कर्म के लिए लाया गया है या संप्रदान कारक के लिए लाया गया है। दूसरा चीज देखना है से। दूसरा चीज क्या देखना है, से। देखो स्टूडेंट, से क्या है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, से करण कारक में भी है, से अपादान कारक में भी है, तो दो से है। तो अगर वाक्य में से आता है तो हम कैसे कह सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि ये करण कारक है या ये अपादान कारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन उस कंफ्यूजन को भी अच्छे तरीके से दूर कर दिया जाएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि ध्यान दें यहाँ पर और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी कारक को पढ़ेंगे, सभी कारक के डेफिनेशन, सभी कारक के परिभाषा और सभी कारक के चिन्ह और साथ ही साथ उसके उदाहरण के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी तक स्टूडेंट पढ़े थे कि भेद में पहला भेद जो होता है कर्ता कारक होता है। पहला भेद क्या होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कर्ता कारक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कर्ता कारक बोला वाक्यों के जिस रूप से किसी काम के करने वाले का बोध हो, किसी काम के करने वाले का बोध हो। ध्यान देना यहाँ पर स्टूडेंट, किसी काम के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगर कोई कार्य हो रहा है, किसी काम को किया जा रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। या उसके लिए
जो निशान या जो चिन्ह या जो विभक्तियां आती है वो कर्ता कारक यानी कर्ता कारक की विभक्तियां कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन पता चल गया। यानी वाक्य के जिस रूप से किसी काम के करने वाले का पता चलता है, किसी काम के करने वाले का पता चलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। हम उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण दिए हैं स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान देते हैं। जैसे में क्या बताया गया है, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, तो ऐसा एक सेंटेंस आ जाएगा, ऐसा एक वाक्य आ जाएगा हमारे प्रश्न में, और ये वाक्य देने के बाद बोल देगा कि कारक विभक्तियां चुने और कारक के नाम लिखें। क्या करने बोलेगा, कारक विभक्तियां चुने और कारक के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जरा से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर विभक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो विभक्ति क्या है यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर विभक्ति क्या है उसे ध्यान दे देंगे। हमारे लिए यहाँ विभक्ति है ने, विभक्ति ने है। ठीक है, हम लोग ने ले लिए। अब ये कौन सा कारक है इसका नाम बताना होगा। तो चलो, ने है तो हमें तो याद है, ने एक ही में रहता है, वो किस में रहता है, कर्ता कारक में रहता है, हमें याद है। हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, ये कौन सा कारक है, नंबर 1 है, यानी कर्ता कारक है। कर्ता कारक का यहाँ पर नाम लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर चिन्ह हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें आसानी से चिन्ह दिख रहा है, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ ये क्या है, कर्ता कारक है। स्टूडेंट ध्यान से देखना। लेकिन जैसे ही हम लोग अगले उदाहरण में जाते हैं, तो अगला उदाहरण हमने जो इसी तरह से दिया ताकि आप लोगों को सभी तरह से समझ में आ जाए। अगर परीक्षा में प्रश्न पत्र में आप लोगों के लिए जो प्रश्न आया हुआ है वो सेकेंड वाला जैसा उदाहरण है, ऐसा आया है। बोला हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बोले, प्रश्न है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और पूछेगा कि प्रस्तुत वाक्य में से क्या करें, कारक विभक्तियां अलग करें और कारक का नाम लिखें, यही पूछेगा। यहाँ पर तो स्टूडेंट देखेंगे कि कहीं तो विभक्तियां नज़र ही नहीं आ रही है, तो कौन सी विभक्ति हम यहाँ पर चुनेंगे, और फिर जब विभक्ति ही नहीं चुन पाएंगे तो कारक का नाम भी हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने क्या बताया था, कर्ता कारक। पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। बोला हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, यानी हम का मतलब क्या होता है, जो काम को कर रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। जाने का काम अगर हम कर रहे हैं, जाने का काम अगर हम कर रहे हैं, तो फिर विभक्ति क्या होगा, हम होगा। कहाँ जा रहे हैं यानी जाने का काम कर रहे हैं, कौन, हम कर रहे हैं। तो बोला जो, अगर किसी काम करने वाले का बोध हो, किसी वाक्य में किसी काम के करने वाले का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पता चल गया कि हम काम कर रहे हैं, तो यानी हमारा बोध हो रहा है, हमारे बारे में जानकारी मिल रही है। तो ये हाँ, ये क्या हो जाएगा, हम विभक्तियां हो जाएगा, कारक विभक्तियां हो जाएगा, और कारक का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ कर्ता कारक हो जाएगा। नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 3 में आप लोग खुद देखो, रमेश ने आम खाया। ने क्या है, ने है ना, रमेश ने आम खाया, तो यहाँ पर ने है। ने क्या है, कारक विभक्तियां हैं। सिंपली ने को लिखेंगे एक तरफ, और ने को लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर्ता कारक लिख देंगे। स्टूडेंट्स सभी को कर्ता कारक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, यानी भेद 1 सभी को क्लियर हो चुका है, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट्स होगा तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करें, कमेंट्स करेंगे, हम आपके डाउट्स को लेंगे और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
स्टूडेंट्स नंबर 2 सभी को पता है, नंबर 2 क्या है, कर्म कारक है। नंबर 2 कर्म कारक है, ठीक है। तो नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, किसी की मतलब किसी काम को करने वाले का बोध हो तो उसे कहते हैं कर्ता कारक। ये बोला कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्ता का मतलब तो पता है, कोई काम करता हो। कर्म का मतलब क्या हो, काम, कर्म का मतलब पता है ना, काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कर्म का मतलब अगर काम होता है तो यहाँ पर किसी काम के बोध कराता होगा, किसी क्रिया का बोध कराता होगा, किसी क्रिया पर प्रभाव पड़ता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। चलो हम लोग पहले उसका परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बोले जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई व्यक्ति या वस्तु हो और उस पर क्या हो, किसी काम का प्रभाव पड़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। सिंपली कर्म का मतलब होता है काम, किसी वस्तु या व्यक्ति है उस पर किसी काम का प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ स्टूडेंट्स। हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण चलो हम लोग देख लेते हैं। पहले उदाहरण में बताया गया अध्यापक छात्र को पीटते हैं। अध्यापक क्या करते हैं, छात्र को पीटते हैं, ठीक है। तो छात्र को क्या किया जा रहा है, पीटते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो, छात्र पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, याद रखना, छात्र पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, किसी काम का। काम कौन सा है, पीटना। पीटना क्या है, काम। तो छात्र को पीटा जा रहा है, तो छात्र को यानी छात्र के लिए पिटाई किसी, छात्र को हो रहा है तो छात्र को, तो को क्या है मेरे लिए, को मेरे लिए क्या है, सभी को याद होगा, अभी हम लोग विभक्तियां पढ़ कर आए हैं इससे पहले। जब हम विभक्तियां का भेद पढ़ रहे थे ना, भेद के साथ साथ विभक्तियां पढ़ रहे थे, तो कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पर को है तो सिंपली हम यहाँ पर को ले लिए। लेकिन यहाँ पर जो को आया वो किसके लिए आया, जब किसी काम पर यानी किसी व्यक्ति या वस्तु पर किसी काम का प्रभाव पड़ता हो। यहाँ पर देखो पीट रहा है यानी काम का ही प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग कर्म कारक। अगला देख लेते हैं। स्टूडेंट अगले में देखते हैं क्या बताया गया, कि दूसरा जो बताया गया सीता फल खाती है। क्या बताया गया, सीता फल खाती है। क्या बताया गया स्टूडेंट्स, सीता फल खाती है। देखो यहाँ पर सभी बोलते होंगे कि सर यहाँ पर तो जो है को यानी विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो क्या देंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब विभक्ति चिन्ह नहीं है तो हमने क्या बताया आपको, पहले देखेंगे वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य क्या बताता है, सीता फल खाती है। फल खाती, कौन फल खा रही है, सीता। यानी सीता पर किसका असर पड़ रहा है, फल के खाने का असर पड़ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे सीता फल खाती है। यानी फल क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, फल खाती है, ये हो जाएगा मेरा कारक विभक्ति, ठीक है। यानी फल को छिपा हुआ है ना, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते ना सीता फल को खाती है। देखो फल को ही खा रही है लेकिन बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं सिर्फ सीता फल खाती है, लेकिन को छिपा हुआ है फल के जस्ट बाद में ही, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, फल खाती है। यानी फल क्या है हमारा, फल खाना, यानी मेरा क्या है, विभक्ति है और ये कर्म कारक है। स्टूडेंट नंबर 3 का जो उदाहरण है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। नंबर 3 के उदाहरण को सही से देखें। राम ने रावण को मारा, राम ने क्या किया, रावण को मारा। स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ आप लोग आएंगे फौरन एक विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं और अक्सर एग्जाम में
हम परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलता है तो एक ही चिन्ह मिलता है उनको और उसका आंसर वो देकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते कि उस वाक्य में 2 चिन्ह दिए हुए हैं या 2 से ज़्यादा भी चिन्ह दिए हो सकते हैं। 2 चिन्ह दिए हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा चिन्ह भी दिए हो सकते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है कि जो 2 चिन्ह दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट हमें उस पर ध्यान देना है कि 2 चिन्ह है या 2 से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हमें एक चिन्ह मिल गया तो हम बस उसी को लिखेंगे, उसके चिन्ह को मतलब विभक्तियों को मतलब चुन लेंगे और उसका जो नाम है वो लिख देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ने भी है और को भी है। राम ने रावण को मारा। चलो, राम ने, रावण को किसने मारा? राम ने, यानी काम करने वाला कौन है? राम। फौरन लिख देंगे ये क्या है? कर्ता कारक। क्या लिख देंगे? क्या है? कर्ता कारक है। रावण को, किसको? रावण को क्या किया? मारा। तो के में को मेरा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। को क्या हो जाएगा मेरा? कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ एक ही उदाहरण में यानी एक ही प्रश्न में मेरा 2 चिन्ह छिपा हुआ था। क्लियर है? काम किसने किया? राम ने। काम किस पर हुआ? रावण पर हुआ, यानी रावण को मारा। तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने क्या किया? कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह याद रखना इस तरह से, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने किसको मारा? कर्म को मारा। यानी राम ने किसको मारा? रावण को मारा। स्टूडेंट्स उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रकार में। नंबर 3 स्टूडेंट्स, करण कारक। नंबर 3 क्या है? करण कारक। अभी हम लोग इससे पहले देख ही चुके हैं, 2 कारक देख चुके हैं। कर्ता ने कर्म को, विभक्ति भी याद हो चुका है। करण कारक में क्या है ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसकी परिभाषा में बताया गया है, जिस शब्द से किसी काम के होने के साधन का पता चले उसे करण कारक कहते हैं। यानी कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य के होने का जो साधन है, उस कार्य के होने का जो साधन है, जो जरिया है, कार्य के होने का जो साधन, जो जरिया है, उसके बारे में अगर पता चलता है तो वो करण कारक होगा। अगर जरिया के बारे में पता चलता है तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह आएगी। उसके लिए जो विभक्ति चिन्ह आएगी तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। वो विभक्ति चिन्ह क्या होगा? से होगा। तो अगर मेरा किसी वाक्य में कोई क्रिया हो रहा है, कोई काम हो रहा है और उसके साधन के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मेरा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। साधन का पता चले तो वो क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। एग्जाम्पल, उसके उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे में क्या बताया गया? बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। देखो, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना। किससे खेल रहे हैं? पता है किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो उसकी खेलने की जो जरिया है, उसके खेलने का जो साधन है वो क्या है? गेंद से। यानी से क्या है? उसके खेलने का साधन है। यहाँ पर से किसके लिए आया? खेलने के साधन के लिए आया, किसी काम के होने के साधन के लिए आया से। तो ये कौन सा कारक कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने चिन्ह हैं? एकदम ध्यान से देखना। राम ने रावण को वाण से मारा। राम ने रावण को वाण से मारा। नंबर 1 देखते हैं आप लोग पहले। ने है, दूसरे में को है और तीसरा से है। ध्यान से एकदम। राम ने, किसने?
राम ने। काम कौन कर रहा है? राम। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। ने हो गया मेरा, क्या हो गया? ने, कर्ता हो गया। दूसरा क्या है? को है। दूसरा को है। रावण को मारा। काम का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है ना, मारने पर। तो को क्या हो जाएगा? मेरा कर्म हो जाएगा। क्लियर है? तीसरे में बोला वान से मारा। किससे? वान से मारा। मारने के साधन क्या थे? मारने का जो जरिया क्या था? वो था वान। तो जरिया के लिए बताया गया से। तो ये से क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के भी क्वेश्चन, इस तरह के भी प्रश्न हमेशा प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। सभी के ध्यान को उसके ओर से मतलब अलग करने के लिए, प्रश्न पर ध्यान न देने के लिए, उसे कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। कल से कलम से पत्र लिखा गया। क्या बताया गया? कलम से पत्र लिखा गया। तीसरे में देखें, कलम से पत्र लिखा है। यहाँ से है तो यहाँ पर और कोई भी चिन्ह नहीं है, तो से क्या किसके लिए आ रहा है? पत्र लिखा गया। किससे लिखा गया? कलम से लिखा गया। तो से क्या है? जरिया बता रहा है। से क्या है? साधन बता रहा है। फौरन से लिखेंगे और क्या बता देंगे? ये एक करण कारक है। स्टूडेंट सभी को क्लियर होगा, उम्मीद है। ना क्लियर हो, अगर कोई भी डाउट्स हो तो फौरन कमेंट कर देना। नंबर 4 स्टूडेंट, नंबर 4 क्या है? संप्रदान कारक है। सभी को पता था संप्रदान कारक क्या होता है। अच्छा चलो, हम लोग संप्रदान जो है उसका नाम ही जान लेते हैं। प्रदान का मतलब क्या होता है? प्रदान का मतलब क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए। प्रदान का मतलब होता है दान कर देना, किसी को कुछ देना, यही होता है। या किसी के लिए कुछ करना, तो उसको बोलते हैं प्रदान। तो संप्रदान, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देखो, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसे जिसे क्या किया जाता है? कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। जिसके लिए क्या किया जाता है? कोई कार्य किया जाता है, कोई काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सिंपल सी बात है। संप्रदान का, प्रदान का मतलब पता चल गया, किसी को देना, यानी संप्रदान का अर्थ होता है देना। किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे गरीबों को खाना दो। क्या दो? खाना दो। किसको? गरीबों को। तो को क्या है? किसी को देने के लिए आया, किसी को कुछ देने के लिए को आया, तो ये क्या होगा? संप्रदान होगा। स्टूडेंट्स ध्यान होगा, को इससे पहले भी आया था। किस में आया था? कर्म कारक में आया था। लेकिन वो कर्म कारक में क्या बताया गया था? किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो वहां पर अगर को आता है तो वो क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। लेकिन संप्रदान में अगर किसी को कुछ दिया जाए उसके लिए को आता है तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। देखो, दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एकदम क्लियर ध्यान रखना है इस चीज को। फिर बोला क्या? मेरे लिए दूध लेकर आओ। क्या बताया गया है? मेरे लिए दूध लेकर आओ। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े हैं के लिए भी विभक्ति चिन्ह होता है। अब यहाँ पर मेरे लग गया है तो मेरे लग गया है, अगर फर्स्ट पर्सन के लिए कभी भी लगता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो वहां पर के नहीं आता है लेकिन लिए आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे लिए पूरा ही विभक्ति चिन्ह हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है,
सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 अपदान कारक। नंबर 5 क्या? अपदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्या बताया गया? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम सभी को क्लियर होगा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, हम ये तो बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ाए होते हैं तो हमने ये नहीं बताया, बट अगर नहीं पता किसी को तो यहाँ पर सुन लो। संज्ञा किसी को कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं, इतना जान लें। तो बोला क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में किसी एक वस्तु, वाक्य में देखो ध्यान देना, किसी वाक्य में, हाँ, किसी एक वाक्य में एक वस्तु के दूसरे वस्तु के अलग होने का, एक वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध हो, दूसरे वस्तु से क्या हो? अलग होने का बोध हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। यानी कोई एक वस्तु उस वाक्य में बताया गया हो, एक वस्तु मतलब दोनों वस्तु साथ में थे और उस दूसरे वस्तु से वो पहला एक वस्तु जो है अलग हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ बताया जाता है तो वो क्या होता है? अपदान कारक होता है। अपदान का अर्थ होता है अलग हो जाना। ठीक है, अपदान का अर्थ क्या होता है? अलग हो जाना, अलग होना। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण को हम लोग देख लेंगे, उदाहरण देख के समझ लेते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। क्या गिरा? आम। अभी देखो पेड़ में आम था, यानी आम और पेड़ एक साथ थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? आम एक वस्तु जो पेड़ दूसरे वस्तु से अलग हो जाता है। आम क्या होता है? पेड़ से गिर जाता है, यानी पेड़ से अलग हो जाता है। तो इसके लिए अलग होने के लिए से आया है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा से क्या हो जाएगा? है ना, ये हो जाएगा अपदान कारक। स्टूडेंट्स ध्यान होगा, इससे पहले हम से पढ़ाए थे जो कि करण कारक में था, लेकिन वहां पर से किसके लिए आता था? हाँ, करेक्ट, वहां पर से आता था किसी काम के होने के साधन के बारे में पता चलता हो। कोई काम हो रहा है और उसके साधन के बारे में बताता हो, उसके जरिए के बारे में बताता हो, तो उसे क्या, वहां पर जो से आता था वो क्या? कारण कहलाता था। लेकिन जब किसी एक वस्तु से, किसी दूसरे वस्तु से एक वस्तु अलग होता है, उसके लिए से आता है, तो वो क्या हो जाता है? अपदान कारक। करेक्ट। हाथ से छड़ी गिर गई। अगला उदाहरण में देखेंगे, हाथ से छड़ी गिर गई। हाथ से छड़ी गिरी। अभी देखो हाथ में ही छड़ी थी, हाथ और छड़ी एक दूसरे के संपर्क में था, एक दूसरे के साथ में था। अब देखो ये जो दो वस्तु थे, पहला वस्तु हाथ है और दूसरा वस्तु छड़ी, ये दोनों एक साथ थे, लेकिन अब क्या हो गया कि गिर गए। तो यहाँ पर से आया, यानी एक वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने के लिए से आया, तो ये भी क्या कहलाएगा? अपदान कारक कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? अपदान कारक कहलाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में क्या बताया गया है? संबंध कारक बताया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संबंध का मतलब ही पता चलता है रिलेशन बताना, किसी दूसरे के साथ संबंध बताना। अब वो शायद, अब संबंध जैसे बोलते हैं तो सभी यही सोच लेते हैं भाई बहन, माता पिता, है ना, तो ये सारे संबंध ही संबंध कहलाते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ संबंध नहीं कहलाते, बल्कि एक इंसान का संबंध उसके सामान के साथ भी होता है, एक इंसान का संबंध उसके गांव के साथ भी होता है, एक इंसान का संबंध उसके गाड़ी, उसके दौलत, उसके बंगले, हर चीज के साथ होता है। तो उस संबंध के बारे में भी बताया जाता है। तो यहाँ बोला गया संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में, किसमें? वाक्य में एक वस्तु की दूसरे वस्तु के संबंध में बताया गया, एक वस्तु के दूसरे वस्तु के संबंध में बताया गया, उसे संबंध कारक कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक। यानी वाक्य में एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, उदा परिभाषा को क्लियर कर रखो। हम लोग अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे पहला उदाहरण बोला गया, सीतापुर मोहन का गांव है। सीतापुर क्या है, मोहन का गांव है। ठीक है, सीतापुर क्या है स्टूडेंट्स, मोहन का गांव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना होगा, सीतापुर किसका, मोहन का क्या है, गांव है। मोहन का क्या है, गांव है। का जो आ रहा है वो क्या बता रहा है मेरा, का मोहन और उसके गांव के बीच में आकर उसके संबंध को दर्शा रहा है। का क्या कर रहा है, मोहन और उसके गांव के बीच में आकर संबंध को दर्शा रहा है। तो ये क्या होगा, का संबंध कारक कहलाएगा, संबंध कारक विभक्तियां कहलाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स अगला उदाहरण क्या है, सेना के जवान आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट सही से, सेना के जवान आ रहे हैं। जवान जो है वो किसके हैं, सेना के। सेना एक टुकड़ी, एक फौज को बोला गया, और उस फौज का एक आदमी, एक व्यक्ति सेना कहलाता है। तो बोला क्या, एक व्यक्ति जवान कहलाता है और सेना वो एक टुकड़े को बोला जाता है। तो सेना के जवान आ रहे, तो जवान क्यों बोला गया, क्योंकि उसका संबंध सेना के साथ है, तो इसलिए उसको जवान बोला गया। तो इसलिए सेना और जवान के बीच में संबंध दर्शाने के लिए के आया है। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा मेरा, संबंध कारक हो जाएगा। के क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। यह सुरेश का भाई है। देखो ये तो सभी को क्लियर है, सुरेश का और उसके भाई के बीच में संबंध दर्शाने के लिए क्या आ गया, का आ गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। स्टूडेंट्स संबंध कारक भी सभी को क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले कारक में। नंबर 7, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। यहाँ पर ध्यान देना, अधिकरण का क्या अर्थ होता है, आधार। आधार का मतलब क्या होता है, आधार का मतलब होता है बेस। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। बेस किसको कहते हैं, कोई भी चीज, अगर हम एक एंगल बना लेते हैं, ऐसे सपोज ये एंगल है मेरा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल का ये क्या होगा, ये एरिया मेरा क्या कहलाएगा, ये एरिया मेरा बेस कहलाएगा ना। तो यही आधार होता है, बेस आधार होता है। यानी ये जो 90 डिग्री जो स्टैंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है, बेस पर कर रहा है, यानी अपने आधार पर कर रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी क्रिया हो रही, कोई भी काम हो रहा है, तो उसके आधार को जब अगर हम बताएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, अधिकरण कारक। तो बोला क्या गया, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। संज्ञा के जिस रूप से कार्य के आधार का बोध हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम हो और उस काम के आधार का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। आधार का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे अधिकरण कारक। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। हाँ, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग उसके उदाहरण पर ध्यान देंगे। चलो जैसे देख लेते हैं, हरि घर में है। इससे पहले स्टूडेंट्स भेद जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर हमने विभक्तियां चिन्ह पर भी ध्यान दिया था। विभक्ति चिन्ह में था और पर था, किसका, अधिकरण कारक का। हरि घर में है, हरि कहाँ है, घर में, उसके रहने का, उसके रहने का या उसके रहने का या उसके होने का आधार क्या है, घर है। यानी घर में रहना उसका क्या होता है, आधार है। घर में यानी में क्या हो गया, उसका आधार हो गया। में हो गया उसका अधिकरण कारक। में क्या हो गया,
अधिकरण कारक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगले एग्जाम्पल में है, क्या बताया गया अगले एग्जाम्पल में, पुस्तक मेज पर है। देखो पुस्तक जो बुक है, जो किताब है, वो किस पर है, किस पर रखा हुआ है, वो जहां पर भी है उसका बेस कुछ होगा ना, तो मेज क्या है, उसका बेस है। अगर मेज ना होता तो शायद वो मेज पर ना रखा पाता, वो नीचे होती। पुस्तक कहाँ होता है, नीचे होता है। तो पुस्तक कहाँ है, मेज पर है। तो ये पर क्या हो जाता है मेरा अधिकरण, यानी आधार बता रहा है, बेस बता रहा है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। पानी में मछली रहती है, मछली रहने का आधार क्या है, पानी है, तो पानी में क्या रहती है, मछली रहती है, तो में क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है, अधिकरण कारक के दो ही चिन्ह हैं, में होना या पर होना। घर में होना और छत पर होना, मेज पर होना, टेबल पर होना, कुछ भी, यानी जब कोई कार्य होगा उसका बेस पता चल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा अधिकरण कारक कहलाएगा। हम लोग पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट है संबोधन कारक। लास्ट क्या है, संबोधन कारक। स्टूडेंट्स अभी तक सात भेद तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद है। आठवां भी ध्यान से देख लेते हैं। संबोधन कारक, संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, संबोधित करना, किसी को पुकारना, है ना। संबोधन मतलब क्या होता है, संबोधित करना ना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। तो बोले वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, क्या हो, बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्य के जिस रूप से किसी को बुलाने या उसको पुकारने का बोध हो, संबोधन कारक कहते हैं। अक्सर हम जब बुलाते हैं या पुकारते हैं तो कोई ज्यादा खुशी या कोई ज्यादा गम या कोई तकलीफ या हर्ष उल्लास कुछ भी होता है, तभी हम ऐसे किसी को बुलाते हैं या किसी को पुकारते हैं। खुशी में होना, दुख में होना, ठीक है, इन सारी चीजों पर उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बोले जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, क्या बताया गया, रक्षा करना, हे ईश्वर रक्षा करो, यानी हे ईश्वर क्या हो जाएगा मेरा संबोधन कारक का चिन्ह। अरे हो जाएगा मेरा संबोधन कारक का चिन्ह। हे राम हो जाएगा संबोधन कारक का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी हमें अर्ध विराम यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये क्या है, अर्ध विराम है, ये क्या है मेरा अर्ध विराम है ना, अर्धविराम है। तो अर्धविराम जब इसे नजर आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये किसी को पुकारा या किसी को बुलाया जा रहा है, और ये क्या है मेरा संबोधन कारक है, किसी को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया गया है, यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया गया है, यहाँ राम को संबोधित किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हे ईश्वर संबोधन कारक हो जाएगा, यहाँ पर अरे संबोधन कारक हो जाएगा, यहाँ पर हे राम संबोधन कारक हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक कारक खत्म हो गया, और इससे आगे कारक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी प्रश्न में हमेशा जो भी प्रश्न होगा सभी इसी के ही अधीन, इसी के ही बेस पर आएंगे, इसी के आधार पर आएंगे। तो बस इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसको ट्रिकली जैसे समझाया गया है उस हिसाब से इसको समझें और उसके चिन्ह को, उसके विभक्तियों को याद रखें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।